हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 क्लास का एनसीईआरटी गणित। जो भी बच्चे 9 क्लास में हैं या जो भी भाई 9 क्लास में हैं और जो भी दोस्त ही समझते हैं आप लोग को कि जो भी 9 क्लास में है, अगर आप एनसीईआरटी गणित 9 क्लास का जो मैथ होता है उसका तैयारी अगर ठीक ढंग से करना चाहते हैं, है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आज के बाद जो है ये वीडियो मतलब कि कह सकते हैं कि आपको 9 क्लास का जितना भी मैथ के अंदर में सवाल आता है, पूरे 9 क्लास का गणित की बात कर रहे हैं, तो पूरा 9 क्लास का जो गणित होता है, पहले तो आप लोग को गणित पढ़ाएंगे, उसके बाद आप लोग को अगर और अच्छा लगेंगे, अब बोलेंगे कि सर बाद में बना दीजिए और भी सब्जेक्ट का जो भी 9 क्लास का होता है तो हम बना देंगे। लेकिन सबसे पहले मैथ को रेगुलर बनाएंगे। मैथ का वीडियो आप लोग को मिलेगा, रेगुलर मिलेगा मैथ का वीडियो। तो आज सबसे पहले जो कि मैथ का जो भी 9 क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उनका हम वीडियो अभी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। तो 9 क्लास में दोस्तों जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम का, यानी संख्या पद्धति, ठीक है। किसका है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों तो बहुत सारी संख्या आती है। तो सबसे पहले जो संख्या पद्धति में जो संख्या होती है, तो संख्या के बारे में जानना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। संख्या के बारे में जब हम लोग जान लेंगे तब आएंगे फर्स्ट चैप्टर 9 क्लास का, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए संख्या के बारे में, यानी कि नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? संख्या होता क्या है? जिससे वस्तुओं का गणना किया जाता है। जिससे वस्तुओं का क्या किया जाता है? गणना। कोई भी वस्तु को हम गिनते हैं, है ना, तो वहां पर हमको संख्या का आवश्यकता होता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजिट। क्या पढ़ेंगे? डिजिट। डिजिट का मतलब क्या? अंक। क्या? अंक। अब ये ऐसे लिख लीजिए, पहले हिंदी को लिख लीजिए, अंक, ठीक है। संक्षिप्त रूप में आप लोग को जानकारी देता है यहाँ पर, और इसका हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, संख्या का पहले भी वीडियो बना चुके हैं, और भी आप लोग को संक्षिप्त रूप में हम बता रहे हैं, ताकि इस चैप्टर को हम इतना संख्या पढ़ेंगे ताकि इस चैप्टर को बना लें, ठीक है। तो अंक किसे कहते हैं? तो 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, 9 तक की संख्या को, 9 तक की संख्याओं को क्या कहेंगे? अंक। क्या कहेंगे? अंक, ठीक है, अंक कहते हैं। इनमें आपका चले आएंगे क्या, आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल का अगर बात करें हम, 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, ये यहीं तक होगा। और दोस्तों जान लीजिए कि इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके हम गणित के अंदर में कोई भी रकम को लिख सकते हैं। गणित के अंदर में कोई भी रकम होता है, कितनों आपको लिखना हो, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके, यानी डिजिट का ही प्रयोग करके, 0 से लेके 9 तक का संख्या का ही प्रयोग करके हम गणित के अंदर में कोई भी संख्या को लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों संख्या के अंदर में, अब संख्या तो इतना हो गया, लेकिन कौन सी संख्या का क्या नाम दिया गया? तो देखिए, संख्या अगर हम विस्तार रूप से पढ़े, ठीक है, आपको संख्या के बारे में हम वीडियो में बताए, और उस वीडियो का लिंक हम नीचे में दे देंगे। लेकिन यहाँ हम उन्हीं संख्याओं को पढ़ेंगे जो संख्या इस सिलेबस के अंदर में है, मतलब इस चैप्टर में है। और चैप्टर बाय चैप्टर जो भी टाइप का प्रश्न आएंगे, सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद जो कि है आपका जो भी बनता है ऐसा क्वेश्चन जो भी रहेगा गणित के अंदर में वो बनाया जाएगा। तो सबसे पहले डिजिट समझ गए, उसके बाद हम समझेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या समझेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बोले तो नेचुरल नंबर,
कौन सा? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या? एक से शुरू होकर, है ना, एक से कह सकते हैं कि एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए, एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। एक से जो शुरू होकर गिनती में कहीं तक जाए, अनंत तक जाए, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक से शुरू होना चाहिए। तो जो संख्या एक से शुरू होता है दोस्तों, उसको कहते हैं हम, यानी क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसको देख लिए। उसके बाद देखिए, एक से शुरू कैसे होगा? इस तरह से, यहाँ पर दिमाग लगाइए। कैसे कि 1 आ जाएगा, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते रह जाएंगे, अनंत तक जाते रह जाएंगे। उसी तरह आता है दोस्तों संख्या के अंदर में पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले तो होल नंबर, है ना, होल नंबर। तो यह क्या होता है कि जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हुआ ना, तो उसी तरह यह कहां से चालू होगा? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि प्राकृतिक संख्या के पहले हम जब जीरो शामिल कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या के पहले हम क्या कर देते हैं शामिल? जीरो, तो वह कौन सा संख्या बन जाता है? वह पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब प्राकृतिक संख्या के पहले हम शून्य शामिल करते हैं तो वह संख्या आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या समझ गए होंगे आप, होल नंबर। उसके बाद दोस्तों आता है कि आप, है ना, पूर्णांक को समझ जाइए। सबसे पहले पूर्णांक, ठीक है, तब आपको बताते हैं क्या होता है। यहाँ से पूर्णांक संख्या, है ना, शॉर्टकट में समझिए कि पूर्णांक, देखिए एक संख्या रेखा देखिए सबसे पहले, यानी कि संख्या रेखा, रियल नंबर्स लाइन, रियल नंबर्स लाइन। तो यहां आपको समझना क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक, -1 -2 -3 -4। आपको समझना यहाँ पर ये दोस्तों कि ये जो पूर्णांक कितना प्रकार का, तो यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है? ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो संख्या देख रहे हैं यहाँ पर, इस सारा का सारा संख्या इन्हीं में से, मतलब कि 3 प्रकार का संख्या है। कितना? 3 प्रकार का। जो आपका ये वाला संख्या है ना, ये आपका है धनात्मक पूर्णांक। कौन सा? धनात्मक पूर्णांक। कौन सा? धनात्मक पूर्णांक। और ये जो जीरो देख रहा है, ये है आपका शून्य पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? शून्य पूर्णांक। ठीक, उसके बाद यहां से लेके जो यहां तक देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक। तो आप यहां से रूबरू हो जाइए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, और शून्य पूर्णांक क्या होता है। इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में आपको ये भाषा आएंगे, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, विषम पूर्णांक, फिर सम पूर्णांक। इस तरह से भाषा आता है क्वेश्चन में गणित का। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए, धनात्मक पूर्णांक समझ गए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पर शून्य को शून्य बोलिए, जीरो पूर्णांक। तो यहाँ पर क्या होगा कि धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला को बोलेंगे, माइनस वाला को ऋणात्मक पूर्णांक, और शून्य को शून्य पूर्णांक ही बोलना है। तो ये आपको समझना है। परिभाषा को रट्टा मार के कौन आज तक याद रख पाया है? उतना परिभाषा को रट्टा मार के आप याद नहीं रख पाएंगे। लो, कामे खराब बना दिया है तेरी। तो दोस्तों यहाँ पर समझ गए होंगे आप कि जो प्लस वाला संख्या होता है वो क्या होता है? आपका धनात्मक पूर्णांक, माइनस वाला को ऋणात्मक पूर्णांक, और
जीरो को यानी शून्य पूर्णांक हम कह सकते हैं। तो इसको आपको बढ़िया ढंग से याद रखना है कि पूर्णांक क्या होता है सर, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ये आपको हम इसीलिए बारीकी से सुना रहे हैं क्योंकि ये भाषा आपको बहुत सताएंगे। हाँ, क्योंकि लगभग हम लोग भी वहां से पढ़ के आए लगभग, तो शुरुआत में सब बच्चा का ज्ञान नहीं होता है, भाषा क्या बोलता है बच्चा को पता नहीं, टीचर बना दिया और उसके बाद बच्चे सब उतारे बस, और कोई पूछा पूछी नहीं करना। ज्यादातर क्या होता है, भाषा को बच्चा से अधिकतर पकड़ नहीं सकता है, टीचर के भरोसे सब काम। तो इसीलिए सब, जब तक आपको हर संख्या के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप किसी प्रश्न को ठीक ढंग से समझ के बना सकते नहीं है, ठीक है। बाकी जो बच्चों को पता है तो कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं मानिएगा। ओके, अब हम जानते हैं दोस्तों कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक तो सीख गए, इंटीजर्स हम सीख गए, इसके बाद जो है कौन कौन सी संख्या होती है, अंक भी सीख गए होंगे, है ना। अब समझते हैं सम पूर्णांक। और देखिए पूर्णांक को ही बांट दिया गया, किसमें, सम में बांट दिया गया, विषम में बांट दिया गया, इस तरह से। जैसे हम पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में भी, किसके बारे में, सम संख्या, यानी कि इवेन नंबर। कौन सा नंबर, इवेन नंबर, ठीक है। इसको सबसे पहले समझ जाइए, उसके बाद इवेन नंबर किसको कहेंगे, यानी कि ऐसा संख्या जिसे दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, ऐसा संख्या जिसे दो से पूरा पूरा भाग लग जाए सर, उसे हम कहेंगे इवेन नंबर, यानी कि सम संख्या। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसा संख्या जिसका जोड़ा हो, अर्थात जिसे दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम कहते हैं सम संख्या। जैसे अगर हम दो का बात करें तो दो तो जोड़ा में एक प्लस एक, है ना। अब इसको दो से भाग लगेगा कि नहीं, एक बार में पूरा पूरा कटेगा, तो सर दो आपका क्या हो गया, सम संख्या। उसी तरह अगर हम तीन का बात करें तो यहाँ पर तीन को अगर हम दो से भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा कट रहा है क्या, यानी कि दो का पहाड़ा में तीन आता है, नहीं आता है, सीधी सी बात। तो जो नहीं आता तो वो कहाँ से आ जाएगा, तीन, इसीलिए आपका सम संख्या नहीं है। उसी तरह अगर हम दो से फिर चार को भाग लगाते हैं तो दो का पहाड़ा में चार आता है सर दो बार में, तो पूरा पूरा कट गया। पूरा पूरा का मतलब यही हुआ कि शेषफल जीरो आना चाहिए, शेषफल क्या आना चाहिए, जीरो। ऐसे भी तो आप पांच से भी अगर ऐसे परिभाषा को बोल देंगे, दो से भाग लगना चाहिए, तो दो से भाग लगने का मतलब कि दो से एक बार में भाग लगा, है ना, एक बार में भाग लगा सकते, दो दूना चार, तो यहाँ पर चार आया, लेकिन शेषफल क्या आ गया, भाग तो लगा लेकिन शेषफल क्या आया, एक आ गया। तो पूरा पूरा कटने का मतलब होता है, तब होता है सम संख्या। ऐसा संख्या जो दो से पूरा पूरा यानी पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहेंगे, ठीक है, नो डाउट। ठीक, उसके बाद है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे दो, चार, छ, आठ, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, यानी कि कहाँ तक, अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। इसी तरह से और अगर पूछ दिया जाए कि दो सम संख्या के बीच में डिफरेंट कितना का होता है, तो दो सम संख्या के बीच में डिफरेंट सर दो का होता है, क्योंकि दो का पहाड़ा में तो है, तो दो का डिफरेंट नहीं होगा, कितना का होगा। उसी तरह से हम जानेंगे विषम संख्या। कौन सा संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या को इंग्लिश क्या कहते हैं, ओड नंबर, क्या कहते हैं, ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या होता है, जस्ट अपोजिट कर दीजिए सम संख्या का। जैसे इसको दो से पूर्णतः विभाजित होगा ना, तो यहाँ विषम में क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप यदि एक में भाग लगाते हैं, क्या दो का पहाड़ा में कभी एक आएगा, नहीं सर, ये क्या हो गया, विषम संख्या। उसी तरह से यदि हम तीन में दो से भाग लगाते हैं, क्या आएगा तीन, बिल्कुल नहीं, तो क्या आ जाएगा, इसमें भी भाग नहीं लगेगा। तो जिसमें दो से भाग नहीं लगे वो क्या हो जाता है, विषम संख्या। तो एक के बाद क्या आएगा, एक के बाद क्या आ जाएगा, तीन, तीन के बाद क्या, पाँच, पाँच के बाद क्या आ जाएगा, सात, सात के बाद इसी तरह से आपका आ जाएंगे नौ, इसी तरह से आपका आ जाएंगे 11, डॉट 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 करके इन्फिनिटी, तो ये भी जाएंगे। तो पूछ देगा कि दो विषम संख्याओं को बीच में सर डिफरेंट कितना का, डिफरेंट वही दो का, एक के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, सात के बाद नौ, नौ के बाद 11, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक। ये यदि आप समझ गए हैं तो ठीक है। इससे अगला वाला संख्या देखिए क्या आ सकता है दोस्तों। अब आ सकता है आपके आगे में कुछ इस तरह का संख्या, यानी कि सर अभाज्य संख्या क्या होता है ना, अभाज्य संख्या।
कौन संख्या? अभाज्य संख्या। और एक आपके आगे यहाँ यानी इसको बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। और इसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो ये दोनों में डिफरेंट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये अभाज्य संख्या क्या आता है और भाज्य संख्या क्या होती है। जैसे यदि हम आपसे एक ही ट्रिक देंगे आपको, ठीक है, यदि आपको एक ट्रिक दे दिया जाए, आप ऐसे याद किए होंगे, हाँ, ऐसी संख्या जो एक अथवा और स्वयं से, जिसे एक अथवा और स्वयं से भाग लगे, वो क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो बहुत कोई बच्चे को इस तरह से याद है ना रहता नहीं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, एक से बड़ी वे सभी संख्या, एक से बड़ी वे सभी संख्या जिसे जिसे एक अथवा स्वयं से भाग लगे। एक से बड़ी, हम क्या बोले हैं देखिए ध्यान दीजिएगा, एक से बड़ा वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिसे एक अथवा स्वयं से भाग लगे, तो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। ऐसे भी यदि आपको याद नहीं रहता है दोस्तों, तो ऐसे याद रखिए, ऐसा संख्या जिसका दो विभाजक हो, ऐसा संख्या जिसका मिनिमम दो विभाजक हो। जैसे दो विभाजक का मतलब क्या? मतलब वह कम से कम दो संख्या से कटना चाहिए, दो संख्या से अधिक नहीं, दो संख्या से कटना चाहिए तो चाहिए। दो ही संख्या होना चाहिए, ना ही तो दो से अधिक होना चाहिए, ना ही दो से कम। दो संख्या, सिर्फ दो संख्या, ओनली दो विभाजक होना चाहिए। जैसे यदि हम एक का बात करें, आपको परिभाषा में ये सिखाया गया है, एक से बड़ा होगा, तो एक मतलब कि अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? जब इसको एक से एक को भाग दिया जाएगा तो एक बार में कटेगा। अब बताइए कि दुनिया में कोई और संख्या है कि एक को एक के अलावा और कोई संख्या काटे, एक को छोड़कर? है तो नहीं है। लेकिन अभाज्य संख्या अपना शर्त क्या मानता है? कहता है कि कम से कम मतलब कि निश्चित तौर पर इसका दो ही विभाजक होना चाहिए, नहीं तो दो से कम, नहीं तो दो से अधिक। तो जिसका दो विभाजक होगा वह संख्या क्या कहलाएगा? यानी प्राइम नंबर कहलाएगा, प्राइम नंबर्स कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं यदि दो का, तो दो को दो से भाग लगा सकते हैं, एक बार में दो कट सकता है। उसी तरह से हम उतारेंगे दोस्तों क्या, यदि तीन का बात करें तो दो से अगर भाग लगाएं, इसको भाग क्या, दो से नहीं, स्वयं से तो भाग। सबसे पहले दो को एक से भी भाग लग गया, दो का ही बात कर लेते हैं पहले। दो को दो से भाग लगा, है ना, तो दो का कितना भाजक हुआ? एक, तो एक हो गया। उसी तरह क्या हो गया? दो भी हो गया, क्योंकि एक का पहाड़ा में भी दो आ सकता है और दो का पहाड़ा में भी दो आ सकता है। तो दो का विभाजक कै ठो हुआ? सर दो का विभाजक दो ठो होगा। तो हम क्या बोले थे? जिसका दो विभाजक होगा, जिसका दो विभाजक होगा वो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा? दो विभाजक, विभाजक, दो विभाजक। और यहाँ दो से अधिक, दो से अधिक विभाजक होगा, दो से अधिक विभाजक होगा। यहाँ सिर्फ दो विभाजक चाहिए किसी भी संख्या का, यहाँ कितना चाहिए? दो से अधिक चाहिए। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो दो से यहाँ पर दो आ जाएगा, तीन को एक से लगेगा और स्वयं तीन से लगेगा, तो तीन का भी एक हो गया, तीन हो गया। तो तीन भी कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। लेकिन चार नहीं होगा। चार क्यों नहीं होगा? क्योंकि चार के चार जो है, चार का जो पहाड़ा दोस्तों, एक में तो आएंगे चार, है ना, दो में भी आते हैं चार, और चार जो है स्वयं चार का पहाड़ा में आता है। बताइए, जितना का जो पहाड़ा में आएगा उससे तो वह कटेगा ही कटेगा। तो चार का कितना विभाजक हुआ? एक, दो, तीन। तो हम क्या बोले थे? यदि दो से अधिक हो जिसका विभाजक, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर नोट किया जाए इस बात को कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या सर, सबसे छोटी और सम, यहाँ नोट कीजिएगा, सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वह आपका दो है। सम भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है।
सम भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और यदि यहाँ का बात करें भाज्य संख्या का, कि सबसे छोटी और भाज्य संख्या क्या होता है, यानी कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है। 4 के बाद दोस्तों क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 नहीं आएंगे, 5 नहीं आएंगे, 5 आ जाएंगे आपका अभाज्य में, क्योंकि 5 को 1 से लगेगा और 5 से लगेगा भाग, और किसी से लग ही नहीं सकता है। तो 4 के बाद डायरेक्ट किस में आ जाएंगे, 6, 6 को 1 से लग सकता है, 2 से भी लग सकता है, 3 से भी लग सकता है, और स्वयं 6 से लग सकता है। क्यों, क्योंकि इसका पहाड़ा में 6 आ रहा है ना, 1 का पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, 3 का पहाड़ा में आता है, 6 का पहाड़ा में आता है। तो जिसका जो पहाड़ा में आएगा वह उस पहाड़ा से कटेगा और उसका वही विभाजक कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे हैं आपको, आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, यदि नहीं आ रहे हैं तो भी आप कमेंट करके बताएंगे। जहां भी कोई अगर त्रुटि रहेगा हम उनको सुधारने का कोशिश करेंगे, जहां भी कमी है उस कमी को दूर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लगभग अब और भी कुछ जानेंगे, जैसे हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में, इसमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है लगभग 1 पॉइंट यानी कि 1 चैप्टर कह सकते हैं, वो ज़्यादातर परिमेय और अपरिमेय संख्या पे आधारित है, ज़्यादातर परिमेय और अपरिमेय संख्या पे आधारित है। इसीलिए आपको चैप्टर 1 में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में ठीक ढंग से जानने होंगे दोस्तों। तो और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का यदि आप ज्ञान ऐसे लेना चाहते हैं कि ऐसे पढ़ लें कि कभी जिंदगी में नहीं भूलें, तो इस वीडियो के नीचे परिमेय और अपरिमेय संख्या का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके देख लीजिए। मेरा है ना 99% गारंटी है कि आप पूरा तरह से समझ सकते हैं, 1% का नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तक हमको विश्वास है कि आप उस वीडियो को यदि देखते हैं तो 99% गारंटी है कि आप उसको ठीक ढंग से समझ सकते हैं, और यदि समझ गए तो वो भूलने का आपका माइंड से ही नहीं निकलेगा, ऐसे समझा दिए। ठीक है, तो वीडियो लिंक में दिया हुआ इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पर आप देख लीजिए। ठीक, तो उसके बाद है दोस्तों, तो हम परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा ही चर्चा करेंगे, ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। यदि आपको ठीक ढंग से ज्ञान लेना है तो चले जाइए, हम वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से हम परिमेय और परिमेय यानी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सबसे पहले परिमेय संख्या को जान लीजिए और परिमेय अपने आप आ जाएंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसा संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं शॉर्टकट में। जहां क्या होना चाहिए दोस्तों, कि जहां q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि ऐसा संख्या, समझिए है ना, दोनों तो पूर्णांक होना चाहिए। समझिए कि ऐसा संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कोई आपको संख्या दे, मतलब दिया रहेगा, उस संख्या को आपको अंश बटा भिन्न के रूप में लिखा होना चाहिए, मतलब लिखा जा सकना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी संख्या है जिसे हम भिन्न बटा अंश यानी p बाई क्यू उसी को दर्शाया है। कोई भी संख्या 2/3 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, भिन्न बटा अंश नहीं, गलत बोल रहे हैं, अंश और हर होता है, क्या होता है, अंश। यानी कि ऐसा संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो अंश मतलब क्या हुआ दोस्तों, p, और ये q का मतलब क्या हुआ, हर। तो ऐसा संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, और जहां ये q जो है, ये q क्या है, हर, तो हर का मान जहां पर 0 नहीं हो सकता है, जहां पर 0 क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक कितना प्रकार का होता है आपको सिखा दिए हैं। ठीक है, जैसे दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक, माइनस में रहे प्लस में रहे उससे कोई मतलब नहीं है, पूर्णांक तो है ही, माइनस वाला भी पूर्णांक है, प्लस वाला भी पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, या तो संख्या माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन उसे p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसे ही संख्या को, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर -2 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों सर, क्योंकि इसका नीचे हम 1 मान सकते हैं, इसका नीचे क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं।
तो यहाँ पर p का वैल्यू हो गया -2, q का वैल्यू हो गया +1। तो p बाई q के रूप में लिखे कि नहीं लिख दिए? लिख दिए। जैसे शून्य, शून्य में अगर बात करें दोस्तों तो शून्य के नीचे भी हम क्या कर सकते हैं, एक मान सकते हैं। शून्य के नीचे हम एक मान सकते हैं। तो यहाँ पर शून्य के जो है p का मान 0 हो गया, q का मान 1 हो गया। तो ये आपका जो शून्य है वो परिमेय संख्या, शून्य क्या है, परिमेय संख्या। शून्य परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, और एक मान लिए तो q का ना मान 1 हुआ। यहाँ पर कहता है कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो q का वैल्यू 0 कहाँ से आ गया, q का वैल्यू 0 नहीं है, p का वैल्यू 0 है। p का वैल्यू 0 रहेगा तो चल सकता है, परिमेय संख्या कहला सकता है, लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरह जैसे कैसे, यदि एक के बट्टे में, एक के नीचे में 0 कर दिया जाए तो ये आपका हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय कहला सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके नीचे में क्या है, 0 है, और 0 यानी क्या है, q का वैल्यू है। परिमेय संख्या कहता है कि q नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू सर 0 नहीं होना चाहिए। आप समझ गए होंगे। और रूट जिसका टूटता है वो आपका परिमेय संख्या है, जिसका रूट नहीं टूटता, जैसे 25 का रूट कितना हो सकता है 5, 16 का रूट टूट के कितना आ सकता है 4। तो जिसका रूट पूर्णतः यानी कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसको भी परिमेय संख्या में शामिल किया गया है। लेकिन जिसका रूट नहीं टूटता, जैसे कि रूट टू आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी कि जिसका रूट टूटेगा, जिसका रूट पूर्णतः टूट जाता है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या, वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। जिसका रूट नहीं टूटता है वह कहलाता है अपरिमेय संख्या। दोस्तों इस वीडियो में यही तक रहने देते हैं, और ये वीडियो आप देखिए, और अगला भाग में हम लेके आएंगे प्रश्नावली 9 क्लास का, हाँ 9 क्लास का बुक का एनसीईआरटी जो गणित होता है, प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करेंगे, यानी पूरा अध्याय और एक वीडियो में आपको हम पढ़ा देंगे।